Good morning, my dear student. We are going to start the scientific technique of Taylor. Along with scientific principles, Taylor developed some scientific technique by conducting various experiments in his workplace. The common technique are functional formation. In this technique, Taylor suggested the division of factory in two departments. इस टेक्निक में टेलर ने ये सजेशन दिया है, ये सुझाव दिया है कि जो फैक्ट्री है उसको हम दो डिपार्टमेंट में बांट दें. नंबर एक प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट्स और दूसरी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. यानी कि ये योजना बनाने का विभाग अलग कर दिया जाए और उत्पादन विभाग को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए. टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग. टेलर ने ये महसूस किया कि जो वर्कर्स हैं उनको प्लानिंग से, योजनाओं से बिल्कुल ही अलग किया जाए, फ्री रखा जाए. एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन द वर्क एंड प्रोडक्शंस. और उसने इस बात पर कंसंट्रेट किया, फोर्स किया ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन. सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दें और अपने प्रोडक्शन पर ही बहुत ध्यान दें. टू डेवलप्ड स्पेशलाइजेशंस इन प्रोडक्टिविटी. उनके अंदर क्या चीज डेवलपमेंट होगी? प्रोडक्टिविटी की स्पेशलाइजेशंस, यानी कि वो प्रोडक्शन करने में एक स्पेशलिस्ट बन जाएंगे. टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट टू वर्कर. टेलर ने ये भी सजेशन दिया है कि ईच डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होने चाहिए और वही एक्सपर्ट सुपरवाइज करें, निरीक्षण करें, गाइड करें, दिशा निर्देश दें, इंस्ट्रक्शंस दें टू द वर्कर. किसको? अपने एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को. एज वन फॉरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क. एक फॉरमैन हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. सो टेलर स्ट्रेस ऑन मिनिमम एट स्पेशलिस्ट. कहने का मीन्स क्या है कि उसने कहा है कि कम से कम एट स्पेशलिस्ट या फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए. टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू वर्कर. सुपरवाइज कर सकें और काम के लिए अपने वर्कर्स को ऑर्डर दे सकें. ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज्ड इन वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क. ईच बॉस, प्रत्येक जो बॉस है हमारा, वन एस्पेक्ट ऑफ वर्क, एक आध किसी न किसी काम में वो स्पेशलिस्ट होगा. एंड विल ऑब्जर्विंग इंस्ट्रक्शंस द वर्कर, देयर विल बी डेफिनेटली स्पेशलाइजेशंस. एंड वाइल ऑब्जर्विंग, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि इंस्ट्रक्शंस द वर्कर देयर विल बी डेफिनेटली स्पेशलाइजेशंस. कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम अपने वर्कर को देंगे निश्चित ही वो इससे स्पेशलिस्ट होगा. So this technique is the extension of principles of division of labor. यानी कि ये टेक्निक है, ये इसको हमने किस नाम से जाना है? यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर. यानी कि जो लेबर है, मजदूर है, उसको हमने क्या करा? डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में और एक प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट में. ऑल दीज क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन. और ये सारी क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकती. सो टेलर स्ट्रेस हैविंग मिनिमम एट एक्सपर्ट. उन्होंने कहा है कि कम से कम एट एक्सपर्ट होने चाहिए फॉर अंडर ईच डिपार्टमेंट. और हर डिपार्टमेंट के अंडर में 4 हों. टू ऑर्डर एंड गाइड्स द वर्कर, जिससे कि आदेश दिया जा सके और समय समय मार्गदर्शन भी किया जा सके अपने कर्मचारियों का. एट फंक्शंस एक्सपर्ट सजेस्टेड बाय टेलर आर अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट. ये हमारी अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट है और उसमें कौन कौन से आते हैं? रूट क्लर्क आते हैं. दिस फॉरमैन
इज रेस्पॉन्ड टू फिक्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर द परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। ये जो रूट क्लर्क है, इसके फॉरमैन ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि सबसे पहले अपनी परफॉर्मिंग यानी कि अपने कार्य को मैकेनिकल या मैनुअल जॉब को वो हमें सबसे पहले फिक्स करे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फॉरमैन रेस्पॉन्सिबल टू गिविंग द जनरल इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन स्पेसिफाइड मैनर। दिस फॉरमैन, ये जो फॉरमैन है ये उसकी रेस्पॉन्सिबल है कि वो क्या करेगा कि जनरल इंस्ट्रक्शंस जॉब से रिलेटेड समय समय पर सामान्य दिशा निर्देश भी इशू करेगा देगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रेस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। कि सबसे पहले जब इस फॉरमैन का क्या काम है भाई, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का, उसने कहा है कि जब भी आप अपने टाइम फिक्स करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने काम को जो भी कंप्लीशन करना है, कंप्लीट करना है, तो उसमें हमें कोई ना कोई टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर हमारा ये काम पूरा हो। ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। और उसका ये भी काम है ये कॉस्ट शीट को भी, प्रत्येक कार्य की कॉस्ट शीट को भी तैयार करे। डिसिप्लिन। दिस फॉरमैन is responsible for the performance job in orderly and systematic way. Discipline is the main part for any organizations. The foreman is the responsible. इस चीज का उत्तरदायी है कि हम आदेश जो भी हम काम कराएं अपने आदेश से अनुसार कराएं और एक सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए। नेक्स्ट, फॉरमैन अंडर ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब आता ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या है भाई, सबसे पहला था गैंग बॉस। गैंग बॉस का मतलब है जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमने 4 एम्प्लॉयज या 5 एम्प्लॉयज डिवाइड किए हैं, उनके ऊपर भी एक बॉस होता है, उसको हम कहते हैं गैंग बॉस। ही अरेंज ऑल द मशीन्स। द मेन फंक्शंस ऑफ द गैंग बॉस इज अरेंज द ऑल मशीन टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड द परफॉर्मेंस फॉर द जॉब। इस गैंग बॉस का काम क्या है कि वो मशीन्स, टूल्स या अदर रिसोर्स को भी जॉब की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड कराए। सो दैट इज देयर इज नो डिले। और इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए, कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मीन्स है कि हम अपने वर्क को जल्दी से टाइम से पूरा करें, तब हम स्पीड मिलेगी। स्पीड मिलने का मतलब है द फॉरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। दिस फॉरमैन, इस फॉरमैन में यह जो स्पीड बॉस है इसका मेन फंक्शन है बेटा कि अपने कार्य को समय से पूरा कराना। रिपेयर बॉस। दिस बॉस एंश्योर दैट द मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशंस। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि मशीन एंड टूल्स को सही कंडीशन में रखना, चालू हालातों में रखना, ऐसा ना हो कि वो ऐसे पड़े हैं तो हम उसको कोई भी केयर ना करें। इंस्पेक्टर, निरीक्षक। दिस बुक कीप चेक ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट। जो ये बॉस होता है, निरीक्षक, इंस्पेक्टर होता है, वो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट को चेक करता है कि क्या इसमें क्वालिटी है या नहीं है, इसने क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंशन किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क। Scientific management always emphasis on maintaining the standard relating to every step of business operations. It means टेलर ने ये कहा है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इस बात पर फोर्स करता है कि जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो अपनी क्वालिटी को, अपने स्टैंडर्ड को भी मेंशन करना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल।
अगर आप स्टैंडर्डाइजेशंस करते हैं तो आपका आउटपुट पॉसिबल है। इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन राइट फ्रॉम सिलेक्शन टूल्स इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज मैक्सिमाइज द आउटपुट बाय कीपिंग इन माइंड स्टैंडर्ड। इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन, अगर आप स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं तो इट मीन्स राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, तो हमें सबसे पहले टूल्स इक्विपमेंट मशीन का प्रयोग है ना, इन सब चीजों को अपने माइंड में रखना होगा। आउटपुट कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, और हमें अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी अपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि बिना क्वालिटी के हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट रेफर टू सेटिंग अप द स्टैंडर्ड फॉर साइज। सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन, इसका केवल अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ क्वालिटी ही मेंशन करनी है। क्वालिटी के साथ साथ में हमें उसका जो प्रोडक्ट है उसके स्टैंडर्ड में साइज क्या है, टाइप क्या है, वेट क्या है, उसकी पैकिंग कैसी है, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क? सिंप्लीफिकेशंस का मीन्स है कि डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो एम्प्लॉइज हैं उसके काम को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे कि एक काम को एक बंदा आसानी से काम कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बेटा कि आप फैक्ट्रीज के अंदर वर्क को क्या करता है, सिंप्लीफिकेशंस किया जाता है। पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है, पैकिंग करना अलग काम है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना अलग किसी का काम है ना। तो ये सारे हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो हर एक बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हो जाता है। जब स्पेशलिस्ट हो जाता है तो हमारा क्या होगा कि काम का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो हम एक काम में क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क कहलाता है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव द स्टैंडर्डाइजेशंस आर टू रिड्यूस गिवन लाइन प्रोडक्ट फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक कहने का मीन्स क्या है कि हमें एक ही लाइन के प्रोडक्ट को भी रिड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, बाकी की और डिमांड है हम वो नहीं बना रहे हैं। टू अलाउ द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड आउटपुट among different departments and branches। इंटरचेंजेबिलिटी, और ये हमें अलाउड करना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट से कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो वो हमें ले लेनी चाहिए और दूसरे को पड़ती है तो देनी चाहिए। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी का मीनिंग है। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, सबसे मेन चीज़ है कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंशन करना है। टू सेट अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टू मैन एंड मशीन्स, कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो मशीन्स हैं, उन सबको हमें अपने सेटअप करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को सेटअप करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 3, फटीग स्टडी। इट मीन्स थकान। फटीग का मीन्स क्या होता है, थकान होता है बेटा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बार बताइए, कंटिन्यू कोई भी वर्कर अगर एक फैक्ट्री में या एक दुकान पर लगातार 7-8 घंटे काम करता रहेगा तो क्या वो थकान उसको होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली उसको थकान होगी। और फिर थकान होगी तो क्या उसकी वर्क कैपेसिटी उतनी रहेगी? नहीं रहेगी। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बेटा देखिए, स्कूल में भी 20-25 मिनट्स का हाफ टाइम होता है। क्यों होता है? जिससे कि बच्चों को भी रेस्ट मिले और टीचर को भी रेस्ट मिल जाए। एनर्जेटिक हो जाता है टीचर 20-25 मिनट के रेस्ट में। तो फटीग स्टडीज क्या कहती है? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कि कितनी बार हमने उसको रेस्ट देना है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कितने समय का देना है, द नंबर्स ऑफ रेस्ट इंटरवल और कितने बार उसको हमें रेस्ट देना है। तो तीनों का डिफरेंस है। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन द परफॉर्मिंग जॉब ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई भी पर्सन एक लंबे समय तक काम करेगा तो एक कॉमन सी चीज है बेटा, वो क्या होगा? थक जाएगा। जब थकेगा तो उसकी परफॉर्म इतनी अच्छी नहीं रहेगी। सो
इट इज नेसेसरी टू गिविंग द रेस्ट, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसको आधे घंटे का रेस्ट दें। देयर इज ऑलवेज नीड द रेस्ट इंटरवल्स, इसलिए सभी के लिए ये आवश्यक है, हमेशा के लिए जरूरी है कि हमें आराम मिलना चाहिए। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल शुड नॉट बी डिसाइडेड विच एंड एक्सपीरियंस मैनेजर। टेलर ने ये सजेशन दिया है कि दैट द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि हम उसको कितनी बार रेस्ट देंगे, शुड नॉट बी डिसाइड टू विश एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, और ये शुड नॉट बी डिसाइड, ये निश्चित नहीं किया जा सकता किसके द्वारा, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स के द्वारा। इसको हमें ये डेफिनेट नहीं किया जा सकता, ये डिसाइड नहीं किया सकता। एक एम्प्लॉइज को अगर आप रेस्ट देते हैं तो उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है, और कंटिन्यू काम कराएंगे तो बेटा उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं। बट टू गिव ए साइंटिफिक अप्रोच फटीग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड, तो फटीग स्टडीज जो है, थकान अध्ययन जो है बहुत ही जरूरी है इसका अध्ययन करना। द कंडक्ट फटीग स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व द एवरेज वर्कर व्हेन इज परफॉर्मिंग अ जॉब। जब कोई परफॉर्मिंग जॉब करता है तो उसका हमें यहाँ पर एवरेज निकालनी होती है कि कितना टाइम तक इसने रेस्ट लिया है, एंड नोट डाउन टाइम, और हमें उसका टाइम भी रिकॉर्ड करना चाहिए। व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड, जब वो उसको थकान स्टार्ट होती है तो हमें उसको रेस्ट देने की भी आवश्यकता होती है। व्हेन हिज इफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग, अगर सपोज कीजिए कि हमने उसको थकान हो गई तो क्या उसकी इफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई? व्हेन इज इफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग, अगर हम कंटिन्यू उसको काम कराते रहेंगे तो बेटा उसकी क्या होगी, इफिशिएंसी लेवल कम होता चला जाएगा। देन गिव हिम ब्रेक, इसलिए उसको ब्रेक देना बहुत ही जरूरी होता है। दिस टाइम कैन बी नोटेड डिसाइड फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल्स, कि हमें ये भी ध्यान देना है कि कितने समय के लिए हमने इसको रेस्ट दिया है, एंड ड्यूरिंग द ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम, और जो ब्रेक हमने दिया वो कितने समय के लिए दिया है। द वर्कर बिकेम फ्रेश रिजॉइन द वर्क, जब वर्कर रिफ्रेश हो जाता है, बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, तो वो दोबारा से काम उसमें जुड़ जाता है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सो इफ फ्रीक्वेंसी टाइम फॉर द रेस्ट इंटरवल is fixed by observing worker definitely is more scientific, इसलिए फ्रीक्वेंसी एंड टाइम रेस्ट इंटरवल को हमें जब वर्कर को ऑब्जर्व करें तभी हमें ये फिक्स कर देना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। This study technique scientific management is conducted to the find out the one best method। जो मेथड स्टडी है, विधि अध्ययन है, ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है कि वे ऑफ परफॉर्मिंग जो विच की प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम। द मेन साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो मेथड दे रखा है बेटा, ये मेथड स्टडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें ये पता चलता है कि ऐसा कौन सा वे हमें यूज करना है कि जिससे कम से कम मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो एक ऑर्गेनाइजेशंस को। टेलर सजेस्टेड दैट द मेथड प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइड टू रूल ऑफ थंब। टेलर ने क्या किया है, प्रोडक्शन मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइड, किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब मेथड ऑल मस्ट बी ट्राइड टू ऑर्गेनाइजेशंस, कि ऑल द मेथड मस्ट बी ट्राइड इन ऑर्गेनाइजेशंस, की एक ऑर्गेनाइजेशन में और सभी मेथडों को हमें ट्राई करना चाहिए। एंड द वन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्ट इज सिलेक्टेड, और जो भी हमारे सबसे अच्छा रास्ता हो जिसमें कम से कम लागत आए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा मेथड यूज करना चाहिए।
टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, और वही हमारा सबसे अच्छा रास्ता होता है जो हम कम लागत में अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न कर सकें।